हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 8 हमारा पर्यावरण, तो आज हम लोग इसके लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो लोग भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं वो लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो अब हम लोग बिना देरी किए हुए चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन जो कि कर रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक का क्या कार्य है। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक यानी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर भोजन का निर्माण करते हैं, जिन पर अन्य जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। ये वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बीच संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। हरे पौधे वायुमंडलीय प्रदूषक को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। तो आप लोग यही इसका आंसर लिख लेंगे। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि आहार श्रृंखला से आप क्या समझते हैं। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि किसी पारिस्थितिक तंत्र के जीवों की श्रृंखला जिसमें ऊर्जा का एक पथीय प्रवाह भोजन के रूप में होता है, आहार श्रृंखला कहलाती है। तो आप लोग यही इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पोषी स्तर क्या है। एक आहार श्रृंखला का उदाहरण देकर विभिन्न पोषी स्तर को बताएं। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण या स्तर पोषी स्तर कहलाता है। फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे घास जो कि प्रथम पोषी स्तर है, फिर ग्रॉस हॉपर द्वितीय पोषी स्तर है, गिरगिट गिरगिट हो जाएगा तृतीय पोषी स्तर और बाज चतुर्थी पोषी स्तर। तो यही आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि आहार जाल का निर्माण कैसे होता है। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले जीवों की कणियाँ, घास और अन्य पौधे, मेढक, कीट, सर्प, गिरगिट, बाज पक्षी तथा खरगोश है। बाज पक्षी घास खाने वाले कीटों को भी खा सकता है और मेढक साथ साथ कीटों को भी खाने वाले मेढक या गिरगिट को भी खा सकते हैं। इसी प्रकार पौधा खाने वाला खरगोश को सर्प और सर्प को बाज खाता है। इसका परिणाम यह होता है कि ऐसी सारी आहार श्रृंखलाएं एक दूसरे से जाल की तरह जुड़ी हुई रहती हैं। आपस में जुड़ी हुई ऐसी आहार श्रृंखलाएं आहार जाल का निर्माण करती है। तो यही इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे। लोग देखिए इस चित्र में यहाँ पे ये घास है, तो इसको ग्रास हॉपर ये भी खा सकता है और घास को फिर घास ये ग्रास हॉपर को गिरगिट खाएगा और इसको यहाँ पे देखिए बाज भी खा सकता है इसको। और ये घास खरगोश खाएगा जबकि खरगोश को बाज भी खा सकता है। घास चूहा खाएगा भी खा सकता है और चूहे को सर्प खाएगा और सांप को बाज खाएगा जबकि चूहा को बाज भी खा सकता है और ग्रास हॉपर को भी बाज खा सकता है। तो इस प्रकार आहार जाल का निर्माण होता है। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में अपघटनकर्ता की क्या भूमिका होती है। तो आइए यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र में जीवाणु और कवक
जैसे सूक्ष्मजीव मृत जैव अवशेषों का अपघटन कर जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जो पौधों के द्वारा पुनः उपयोग में आते हैं। इनके द्वारा प्रदूषण पर नियंत्रित होता है। तो यही आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादक एवं उपभोक्ता में क्या अंतर है। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। यह VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे कि उत्पादक अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं और किसी अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं, जबकि उपभोक्ता भोजन के लिए पूर्ण रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं तथा ये अपना भोजन स्वयं नहीं संश्लेषित करते हैं। यह उपभोक्ता और उत्पादक में अंतर हो गया। तो यही बस आपको बताना था, आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों को एक चित्र से दर्शाएं। तो यहाँ पे एक चित्र बनाना है। तो इसका चित्र, तो यही चित्र आपको बनाना है। यहाँ पे देखिए सूर्य है, फिर ये सूर्य से ऊर्जा घास में गया और घास उत्पादक होता है। तो घास से ये ग्रॉस हॉपर खाएगा जो कि प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, और ग्रॉस हॉपर को यहाँ पे मेढक खाएगा जो कि द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, और मेढक को सांप खाएगा तृतीयक उपभोक्ता, और सांप को बाज खाएगा चतुर्थी उपभोक्ता। तो आपको बस यही फिगर वहाँ पे बनाना है। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 8 नंबर जो कि क्वेश्चन है कि जैव आवर्धन किसे कहते हैं। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखेंगे कि जैव आवर्धन वह क्रिया है जिसमें जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा किसी पारिस्थितिक तंत्र के उच्चतर स्तरों में बढ़ती जाती है, अर्थात इसका प्रभाव विभिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न होता है। तो यही आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे जैव आवर्धन का। तो अब चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्टों से पर्यावरण को क्या हानि पहुंचती है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट लंबे समय तक नष्ट नहीं होते हैं, इसीलिए पृथ्वी पर इनके जमाव से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण जैसी समस्या उत्पन्न होती है। इनमें मौजूद रसायन मृदा द्वारा फल, सब्जियों तथा अनाज आदि में अवशोषित होकर मनुष्यों तक पहुंचते हैं, जिससे मनुष्य बीमार हो सकता है। तो क्या हानि होती है वो आप लोग यहाँ से देखकर लिख लेंगे और समझ भी गए होंगे। तो अब चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि कचरा प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि कचरे को अलग अलग छांटकर कुछ कचरे का पुनर्चक्रण किया जाता है। जिस कचरे का पुनर्चक्रण संभव नहीं है उसे शहर से बाहर गड्ढे में डाल कर ढक देना चाहिए तथा द्रव कचरे जैसे मलमूत्र, जल एवं अन्य रसायन को खेतों में डालकर ढक देना चाहिए। इस तरह कचरे का प्रबंधन किया जा सकता है। तो आप लोग इसका आंसर यही लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन क्या है, इसके स्तर में अवक्षय होने से हमें क्या नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। पहला है ओजोन क्या है। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं।
इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखेंगे कि ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। यह वायुमंडल में 50 किलोमीटर से लेकर लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र के बीच पाया जाता है, जो पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। फिर उसके बाद लिखेंगे कि इससे अवक्षय होने का से क्या हानि होती है। तो ओजोन स्तर के अवक्षय होने से सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें सीधे पृथ्वी पर पहुंच जाएगी। इससे सभी जीव जंतुओं को हानि पहुंच सकता है। अगर ये किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाएगी तो हमें बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद आदि ये इत्यादि हो जाएंगे। तो आप लोग यही इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है, अगर किसी पोषी स्तर के सभी जीवों को नष्ट कर दिया जाए तो इसका पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि यदि एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें तो पारिस्थितिक तंत्र संतुलन प्रभावित हो जाएगी। प्रकृति की सभी खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब किसी एक कड़ी को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए तो उस आहार श्रृंखला का संबंध किसी दूसरी श्रृंखला से जुड़े जाता है। यदि आहार श्रृंखला से शेरों को मार दिया जाए तो घास चरने वाले हिरणों की वृद्धि अनियंत्रित हो जाएगी, यानी कि उसकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। उनकी बढ़ी हुई संख्या घास को खत्म कर देगी कि वह क्षेत्र रेगिस्तान बन जाएगा। यानी कि जब हिरण की मात्रा बढ़ जाएगी तो वह सभी घासों को खा जाएगी, जिससे कि पूरा क्षेत्र रेगिस्तान की तरह हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लीजिएगा। तो अब चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एरोसोल रसायन के हानिकारक प्रभाव क्या है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि एरोसोल रसायन वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर के अवक्षय का कारक है, जिससे ओजोन छिद्र का निर्माण होता है। इस कारण सूर्य की घातक पराबैंगनी किरणों का प्रवेश धरती पर हो जाता है, जिससे मनुष्यों में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद आदि। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एरोसोल के हानिकारक प्रभाव क्या होता है। तो यही आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा। तो अब चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि जैव अनिम्नीकरणीय एवं जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाएं। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। यह VBI 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय। तो इसका हम आंसर हम लोग लिखेंगे, ऐसे पदार्थ जिन्हें जैविक अपघटन के द्वारा पुनः उपयोग में आने वाले पदार्थों में बदल दिया जाता है वे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे जंतुओं के मलमूत्र, कागज, पेड़ पौधे के मृत शरीर इत्यादि यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा। और फिर उसके बाद अनिम्नीकरणीय पदार्थ, तो इसका लिखेंगे कि ऐसे पदार्थ जिनका जैविक अपघटन नहीं हो पाता है तथा जो अपने स्वरूप को हमेशा बनाए रखते हैं वे जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे में कीटनाशक, प्लास्टिक इत्यादि। तो इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे और इसका आंसर याद भी कर लेंगे, ताकि यह जब भी बोर्ड एग्जाम में आए तो 5 नंबर छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग लास्ट 15 नंबर क्वेश्चन की ओर।
नंबर जो कि आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि निचले पोषी स्तर पर सामान्यतः ऊपरी पोषी स्तर की तुलना में जीवों की संख्या अधिक क्यों रहती है। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि अधिकतम ऊर्जा उत्पादक स्तर पर संचित रहता है तथा इस ऊर्जा में हर पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर कमी आती जाती है, अर्थात शाकाहारी तीसरे और चौथे पोषी स्तर पर स्थित मांसाहारी की अपेक्षा ज़्यादा ऊर्जा समृद्ध भोजन का उपयोग करते हैं। सामान्यतः उच्च पोषी स्तर के जीवों को अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए ज़्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है, अतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है। आप लोग यहाँ पे चित्र द्वारा समझेंगे। इस चित्र में आप लोग देखिए कि यहाँ पे पेड़ पौधे हैं जो कि सूर्य से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा ऊर्जा जो कि संचित रहती है, तो जिससे यहाँ पे देखिए निचले पोषी स्तर यानी प्रथम पोषी स्तर, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे जीव हैं जो कि फिर यहाँ पे कमते जा रहे हैं, धीरे धीरे जीवों की संख्या कमते जाती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, पेड़ पौधे से। तो यहाँ पे ज़्यादा निचले स्तर पर ज़्यादा यानी कि अधिक संख्या होती है जीवों की। तो आप लोग समझ गए होंगे और भी लिख भी लीजिएगा। तो जिन लोगों को भी यह वीडियो अच्छा लगा हो वो लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। धन्यवाद।